यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों अमरकांत, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की कहानी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है गलत। 11 वर्ष का समय कहानी रामचंद्र शुक्ल की है, तो ये भी सही हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है गलत। तो जिंदगी और जोक शिव प्रसाद सिंह की नहीं है, जिंदगी और जोक किसकी है? अमरकांत की है। जिंदगी और जोक कहानी अमरकांत की है, इसको आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो गलत युग्म पूछा है, तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का गा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध है कला और संस्कृति, साहित्य का श्रेय और प्रेय, विचार और वितर्क, जैसे उनके दिन फिरे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है कला और संस्कृति, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य का श्रेय और प्रेय, ये जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का घा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काए, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे। तो यहाँ पर ये चारों रचनाएं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काएं, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना। तो संस्मरण विधा की रचना है दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अंगा वाला है वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर प्रसाई। तो वैचारिकी शोध और बोध कृत के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है रसीम रथी किस कोट की रचना है, यानी किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक है, गद्य काव्य है। तो रसीम रथी मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य है, हजारी प्रसाद नहीं रामधारी सिंह दिनकर की। रसीम रथी खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर की। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, कामायनी है, यामा है, साकेत है, प्रिय प्रवास है। तो मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य है। कमेंट करके बताएंगे कि यामा महाकाव्य किसका है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों बेती विभावरी जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, लहर में, आंसू में। तो बेती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद जी की किस में संकलित है? लहर में। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बेती विभावरी जागरी कविता जयशंकर प्रसाद की लहर रचना में संकलित है, तो लहर सही हो जाएगा। चारों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमित्रानंदन पंत को मिला है,
चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर को मिला है उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और महादेवी वर्मा को मिला है यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर पूछ रहा है नहीं मिला है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 2 का अंगा है, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्यकृति नहीं है, अज्ञेय की रचना नहीं है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ए, ठीक है, तो इंद्रधनुष रौंदे हुए ए है। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये भी है। आंगन के पार द्वार, ये भी है। कला और बूढ़ा चांद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पूछा जाता है 10 अंक का। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जन मिल गया, तो आप इससे समझ जाए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। देखिए यहाँ पर राष्ट्र शब्द है, पृथ्वी शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, है ना, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर समझ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं याद हो रहा तो मैं बता देता हूं आपको, रावा, रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, इसकी आपको करना है व्याख्या। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न सांस्कृतिक रूपों जैसे साहित्य, कला, नृत्य और गीत के माध्यम से लोग अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। हालांकि इन रूपों में बाह्य विविधता हो सकती है, लेकिन इनका मूल एक ही है, आत्मा का आनंद। सहृदय व्यक्ति इस आनंद को समझता है और सभी संस्कृतियों के सुखद पक्ष को स्वीकार करता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था, सेम उत्तर आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ को केवल अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत और आमोद प्रमोद के विभिन्न रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तो लेखक ने राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला है, जिसमें विविधता के बावजूद एकता और आनंद की भावना को महत्व दिया गया है। क्योंकि अथवा करके 2 गद्यांश पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, एक आपको करना रहता है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो देखिए यहाँ पर पुष्प शब्द मिल गया ना, तो समझ जाए कि अशोक के फूल से लिया गया है, और कालिदास शब्द को याद रखना है, और अशोक शब्द मिलेगा आपको, अशोक के फूल शब्द मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो आपको लिख देना है सीधा सीधा, पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी करना है आपको व्याख्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेखक का कहना है कि संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के पूर्व अशोक पुष्प का वर्णन कहीं नहीं मिलता। कालिदास ने ही सर्वप्रथम अशोक पुष्प का वर्णन किया है। जिन जिन स्थलों पर अप्रतिम सौंदर्य को साकार करने का उन्होंने प्रयास किया है, वहाँ अशोक के पुष्प का सौंदर्य प्रेरक के रूप में वर्णन किया है। कालिदास के साहित्य में अशोक पुष्प की उपस्थिति नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभायुक्त, गरिमामय, पावन और सुकुमारता से युक्त है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है,
अशोक का फूल कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पा रहा है? तो अभी पढ़ा था आपने, नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? कालिदास से मिला। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ने किस विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। ठीक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम उसी प्रकार होता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। ठीक है। नायिका नायक से कहती है, कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझ सकता है जो वास्तविक रूप में है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है, इसके विषय में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जानत है जियो मेरो भली विधि और उपाय सबे वृथा। नायिका कहती है कि मेरा अंतःकरण, मेरा मन अच्छे प्रकार से जानता है कि प्रेम की बदनामी से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, यानी सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोई नाहक पूछत कौन बिता है। कहते हैं कि ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी अकारण मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पहला पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम तो प्रेम माधुरी, पाठ का नाम है, कवि का नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर है प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं। फिर अथवा करके दिया है, इसमें भी दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तोते पे, उद्धव हुए वियोग के वचन बतराओना। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग सिखाने आए हैं, योग की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपा करके आप वियोग की बातें मत करें। कहे रत्ना कर दया कर दर्शन दीन हो, दुख दरवे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। कहती हैं रत्नाकर जी, कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती है आपने मुझे दया करके दर्शन दिया है तो दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हैं, चूक है कठोर पैन बैन रहेगा, बैन पाहन चलाओ ना। मेरे मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरे दर्पण रूप मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। एक मनमोहन तो बस के उजारे में, एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बसकर मुझे उजाड़ ही दिया। ये मैं अनेक मनमोहन बसाओ न, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। उद्धव प्रसंग से लिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कवि का नाम है, तो 2 अंक आपको मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद है श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। फिर है बैन पाहन शब्द का अर्थ, तो बैन पाहन शब्द का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद है 5 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कैसे आपको साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखना है, पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इनका भी ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। 6 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चित्रण लिखिए, अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। भी 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। ये खंडकाव्य होता है अलग अलग जिले के लिए, ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। 8 का नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर अनुवाद का मिलता है, 2 मिलता है संदर्भ का, कुल मिला के 7 अंक का पूछा जाता है। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है, अनुवाद कैसे करना है, देखिए। अथेका माने इसके बाद, शकुनी माने पक्षियों ने, सर्वेशाम माने सभी के, मध्य माने मध्य, आशय माने आशय, ग्रहणार्थ माने ग्रहण करने के लिए, त्रिकित्वा 3 बार, आश्रयवत माने सुनाया। इसके बाद पक्षियों ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तथा एका काका उत्थाय, तब एक कौवा उठ करके कहा तिष्ठ तावत, जरा ठहरो।
अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धश्चा क्रीदर्स्य भविष्यत्, यानी इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है तो क्रोध करने पर कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटा है प्रक्षिप्त तिला यू तत्र तत्र घनच्छामा, इसके क्रोध होकर देखने पर हम सभी गर्म कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति वहीं के वहीं जल जाएंगे। इधर राजा मह्यम न रोचते, यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह ऐसा बोला। संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। इसमें भी अथवा करके 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है। सप्त 10 वर्षाण यावत, यानी 17 वर्ष तक अमृत प्राप्ति उपायम, अमृता प्राप्त के उपाय पर चिंतन माने विचार करते हुए मूल संकरम माने मूल संकर, ग्रामाद ग्रामा गांव से गांव, नगरम नगरम और गांव गांव, शहर शहर, वनाद वनम वन वन, पर्वतान पर्वत पर्वत, भरमत अभरमत माने घूमते रहे। यानी 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त के उपाय पर विचार करते हुए मूल शंकर शहर शहर, वन वन, पर्वत पर्वत घूमते रहे। पर नाविंतराम तृप्तम, किंतु अधिक संतुष्टि नहीं पा सके। अनेकेभ्यो विद्येभ्य व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राण योग विद्या च अशिक्षित, अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत और शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। नर्मदा तटे च पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकाशात् संन्यासम गृहीतवान्, दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया। इसके बाद है खा नंबर। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। भी 7 अंक का होता है सेम। सौने घना नाम पलवगा प्रबुद्धा विहाय निद्राचिर सनुरुद्राम, अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवा अम्बुधारा विहतानंदित, यानी यहाँ से अर्थ निकलेगा इसका। अनेक रूप आकृत वर्ण नादा माने अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, ठीक है। पलवगा माने मेघों की गर्जना से, सौने घना नाम माने मेघों की गर्जना से, ठीक है। चिर सनिरुद्राम माने बहु समय से रुकी हुई, निद्रा माने नींद को, विहाय माने त्याग करके, प्रबुद्धा माने जागे हुए, पलवगा माने मेढक, नवा अम्बुधारा भीता माने नए जल की धारा से प्रताड़ित होकर के, नंदंत माने बोल रहे हैं अर्थात टर टर कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ से वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ना चौरिहार ना राजहार ना भृतभाज्यम ना चाभार कर व्यय कृत्य वदते योम नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो देखिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ना चोरहार, ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार, ना राजा छीन सकता है, ना भृतभाज्यम, ना भाई बांट सकता है, ना चाभार कर और ना ही बोझ बनता है। व्यय कृत्य हम जितना दूसरों को बांटते हैं, वर्धते एवं नित्य वह नित्य उतना ही बढ़ता है। तो ये सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है। मूर्खाणाम कालम कथम गच्छत, मूर्खाणाम कालम व्यसनेन निद्रया कलहेन व गच्छत। दयानंद भगिनी कथम पंचदत्त गता, दयानंद भगिनी विसूचकाय पंचत्वम गता, यानी दयानंद की बहन को क्या हो गया था, हैजा हो गया था। इसके बाद है चीन भारत मैत्री कदा संभूता, चीन भारत मैत्री श्री जवाहरलाल महोदय से प्रधानमंत्री काले संभूता। संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन के गुणा सज्जायन्ते, संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया दानम शौचम औदार्यम इत्यादि गुणा सज्जायन्ते। इसके बाद 10 का क और खा और गा है। संयोग श्रृंगार अथवा करण, उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। रूपक अथवा अन्वय अलंकार, चौपाई अथवा हरगीत का छंद। 2-2 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। रस अलंकार छंद का जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का है। भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, दहेज प्रथा एक अभिशाप, गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, देशाटन से लाभ, भारत में आतंकवाद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का पहला है संधि विच्छेद है। इसमें क्या पूछ रहा है, चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चे प्लस अनम होगा, चे प्लस अनम होगा। निश्चला का संधि विच्छेद क्या होगा, निस प्लस छला होगा, निस प्लस छला होगा, ये वाला। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है, तो अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है अंता प्लस राष्ट्रीय, ठीक है। निर्विघ्नम में समास है, तो इसमें निरुपसर्ग लगा है विघ्नम में, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। इसके बाद है दशानन में समास है, तो इसमें बहुब्री समास है, तीसरा पद प्रधान है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है,
अपने क्षेत्र के पार्क को विकसित कराने के लिए नगर निगम के मुख्य उद्यान निरीक्षक को एक पत्र लिखिए। 8 अंक का पूछा जाता है। अथवा विद्यालय की वाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई हो तो एक पत्र लिखिए। अथवा करके 2 पूछता है, 1 करना रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट किए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है और तो प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है, क्या है, क्री धातु है और अक्त प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है। दृष्टव्य में दृश्य धातु है, क्या है, दृश्य धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। तो श्रवणीय में अनियर प्रत्यय है, क्या है, अनियर प्रत्यय है। बंधुत्व में तव्यत प्रत्यय है और बलवान में क्या है, मतुप प्रत्यय है। इसके बाद में खा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का है। ग्राहम प्रतिगच्छत, तो यहाँ पर देखिए ग्राहम प्रतिगच्छ, ग्राहम में कौन सी विभक्ति हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्योंकि अभिता परता समया निक्सा हा प्रति, तो प्रति आ गया ना, इस सूत्र से हो जाएगा इसमें द्वितीय विभक्ति। रामेण सह सीता वनम आगच्छत, यहाँ पे सह आ गया, सह युक्ते प्रधाने सूत्र से तृतीय विभक्ति हो जाएगा। अग्ने स्वाहा, इसमें नमः शब्द दिख जाए, स्वाहा शब्द दिख जाए, ठीक है, सुधा दिख जाए, अलम दिख जाए, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होता है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।